नमस्कार दोस्तों, मैं शिव पलवादिया आपके अपने YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अपने राजस्थान जियोग्राफी पढ़ रहे थे और राजस्थान जियोग्राफी के अंदर राजस्थान का भौतिक स्वरूप चल रहा था, जिसके अंदर अपने भौतिक स्वरूप को 4 भागों में बांटा था। पश्चिमी रेगिस्तान, अरावली, पूर्वी मैदानी प्रदेश और हाड़ौती का पठार, जिसमें अपने सबसे पहले पश्चिमी रेगिस्तान के बारे में पढ़ा, उसकी कुछ विशेषताओं की बात की थी। आज अपने उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देखिए आज अपने शुरू करते हैं। तो अपने कुछ विशेषताओं की और नॉर्मल अपने पश्चिमी रेगिस्तान के उपनाम की बारे में बात की थी। मैंने कल आपको बताया था कि ये जो थार का मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है, इसको 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 2 भागों में। और वो 2 भागों में किस आधार पर बांटा गया है? शुष्कता के, या आपने बोल सकते हैं जलवायु के आधार पर थार के मरुस्थल को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। या आपने ऐसे भी बोल सकते हैं, पढ़ने की दृष्टि से हमने इसको कितने भागों में? 2 भागों में बांट दिया। जैसे ये अपना क्या है? प्यारा राजस्थान है। जैसे मान लो ये अपना क्या है? राजस्थान है। इस राजस्थान में मैंने ये कहा ये भी यहां तक क्या आपके थार का मरुस्थल है, इसे इधर पश्चिम साइड में। इस थार के मरुस्थल में इधर मैंने एक लाइन खींच दी, यानी इस थार के मरुस्थल के कितने हिस्से हो गए? 2 हिस्से हो गए। इस हिस्से में बारिश क्या होती है? कम होती है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है? शुष्क मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है ये? और ये कैसा मरुस्थल है? यहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश होती है, तो ये कौन सा हो गया? अर्ध शुष्क मरुस्थल हो गया। कौन सा मरुस्थल हो गया? अर्ध शुष्क। यानी कहने का मतलब इस थार के मरुस्थल को शुष्कता या जलवायु के आधार पर आपने 2 भागों में बांट दिया। एक भाग का तो नाम क्या आ गया आपके पास में? शुष्क मरुस्थल, और एक भाग का नाम क्या आ गया आपके पास में? अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क मरुस्थल, ये अपने 2 भाग आ गए। अब देखो इन दोनों जो ये भाग जो ये अपनी लाइन खींची है, इसको बोलते हैं अपने 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। यानी कहने का मतलब ये जो शुष्क मरुस्थल और अर्ध मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल जो है, उसको अलग करने वाली जो लाइन या फिर रेखा है, वो क्या है? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। कहने का मतलब इस पूरे मरुस्थल को यहां से लेकर जो ये यहां तक जो मरुस्थल है, इस मरुस्थल को 2 हिस्सों में बांटने का काम किसने किया है? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा ने किया है। इस वर्षा रेखा के द्वारा मरुस्थल को 2 भागों में बांट दिया, पूरे थार के मरुस्थल को। एक तो शुष्क मरुस्थल और एक अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल वो कौन सा है? शुष्क मरुस्थल ये 25 सेंटीमीटर के पश्चिम दिशा वाला है। यानी यहाँ पर जो बारिश है वो कितने से कितने सेंटीमीटर तक होती है? 0 से 25 सेंटीमीटर जहां बारिश होती है वो क्या कहलाता है? आपका शुष्क मरुस्थल। यानी कहने वाला, यानी यहाँ जो ये इतना जो एरिया है, इस एरिया के अंदर जो इस मरुस्थल के अंदर जो वर्षा होती है वो कितनी होती है? 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा होती है। कितनी होती है? 0 से 25 सेंटीमीटर। और यदि मैं बात करना चाहूं तो अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क में क्या है? जो आपके ये 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, और यहाँ पर जो ये जो मरुस्थल की जो लास्ट लाइन है, जहां तक अपने बाद में अरावली स्टार्ट हो जाती है, ये जो रेखा है वो कहलाती है आपके 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। कहने का मतलब 50 जो आपका अर्ध शुष्क मरुस्थल है, उसमें 25 से 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। 50 से 25 सेंटीमीटर तक क्या होती है? वर्षा होती है। और शुष्क मरुस्थल में कितनी होती है? 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा होती है। और इस मरुस्थल को अलग करने वाली वर्षा रेखा कौन सी है? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, जो पूरे मरुस्थल को 2 भागों में बांट देती है। एक भाग का हो गया शुष्क मरुस्थल और एक क्या हो गया? अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल में वर्षा होती है 0 से 25 सेंटीमीटर, और अर्ध शुष्क में कितनी होती है? 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अब अपने 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के बारे में पढ़ लिया। अब आपको 2 वर्षा रेखा और है, उनके बारे में आपको पढ़ना है। सबसे पहले बात करेंगे 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा
सबसे पहले अपने बात करेंगे किसकी, 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। तो ये 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। एक बार यदि मैं इसको साफ कर देता हूं और मैं यहां से जैसे माने ये जो आपका ऊपर वाला हिस्सा है वो मैंने ये राजस्थान बना दिया, ये आपका थार का मरुस्थल हो गया, इसके 2 हिस्से कर दिए, ठीक है। तो ये जो 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा वो इधर से गुजरती है, इधर से कहने का मतलब कहां से, 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है वो राजस्थान के पश्चिमी जिले कौन से, जैसलमेर से गुजरती है, जैसलमेर से गुजरती है। किससे गुजरती है, जैसलमेर से गुजरती है। 10 सेंटीमीटर रेखा है, केवल और केवल कौन से जिले से गुजरती है, जैसलमेर जिले से गुजरती है। अब देखो ये यहां पर थार का मरुस्थल है और थार के मरुस्थल की कौन सी सीमा से जा रही है, पश्चिमी सीमा से जा रही है। यानी कहने का मतलब 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है वो थार के मरुस्थल की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है या पश्चिमी सीमा बनाती है, पश्चिमी सीमा बनाती है। यानी थार के मरुस्थल का पश्चिमी सीमा कौन बनाती है, 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा बनाती है। फिर मैं यदि बात करना चाहूं तो देखो ये इधर अपना जैसलमेर है, जैसलमेर जैसे मान लो ये भारत है तो भारत के इधर क्या है, सॉरी राजस्थान है, राजस्थान के इधर क्या है, पाकिस्तान है। और राजस्थान और पाकिस्तान के बीच एक रेखा है, कौन सी है, रेड क्लिफ रेखा है। रेड क्लिफ रेखा वैसे भारत और क्या है, पाकिस्तान के बीच के अंदर है। भारत और पाकिस्तान के बीच में तो राजस्थान और पाकिस्तान के बीच में भी रेड क्लिफ रेखा है। कहने का मतलब है इधर से जैसे जैसे रेड क्लिफ रेखा जाती है वैसे वैसे ये क्या आपके 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा गुजरती है, यानी रेड क्लिफ रेखा के समांतर गुजरती है। रेड क्लिफ रेखा जो सर सिरिल रेड क्लिफ ने 15 अगस्त 1947 को भारत देश जब आजाद हुआ था तो उसके समय भारत और पाकिस्तान के मध्य खींची गई थी रेड क्लिफ रेखा का। पीछे अपने वीडियो के अंदर पूरा विस्तार से बात की थी। आप यदि रेड क्लिफ रेखा के बारे में जानना चाहते हो तो पीछे के वीडियो में देख सकते हो। तो रेड क्लिफ रेखा के ये क्या है, समांतर गुजरती है, रेड क्लिफ रेखा के समांतर गुजरती है। कौन सी वर्षा रेखा, 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है वो रेड क्लिफ रेखा के समांतर गुजरती है। अब देखो रेड क्लिफ रेखा है वो भारत और पाकिस्तान को क्या करती है, अलग करती है। भारत और सॉरी ये 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, जो ये 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है ये भारत और पाकिस्तान को क्या करती है, अलग करती है। और भारत और पाकिस्तान को अलग करती है तो अपने ये बोल सकते हैं राजस्थान और पाकिस्तान को भी क्या करती है, ये अलग करती है। यानी भारत व पाकिस्तान और राजस्थान व पाकिस्तान को अलग करती है, अलग करती है। रेड क्लिफ रेखा के समांतर बहती है, रेड क्लिफ रेखा के समांतर बहती है, रेड क्लिफ रेखा के समांतर बहती है। इसका मतलब भारत और पाकिस्तान, राजस्थान और पाकिस्तान को क्या करती है, अलग करती है। कौन सी वर्षा रेखा, 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। अब अपने पढ़ेंगे 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के बारे में। मैं इधर लिख देता हूं 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। देखो थार के मरुस्थल की ये 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो पश्चिमी सीमा बनाती है। तो जो मैंने ये बताया था, जैसे मान लो ये आपका राजस्थान है, जैसे ये आपका क्या है, राजस्थान है। इस राजस्थान में ये कौन सी रेखा बताई थी मैंने, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा बताई थी। तो 50 सेंटीमीटर रेखा है, इधर आपके पश्चिम, इधर ये साइड पश्चिम है तो ये साइड कौन सी हो जाएगी, आपके पूर्व वाली साइड हो जाएगी। यानी ये थार के मरुस्थल की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है या पूर्वी सीमा बनाती है। यानी थार के मरुस्थल की, आप इसी प्रकार नोट्स भी बना सकते हो साथ साथ में। थार के मरुस्थल की पूर्वी सीमा बनाती है, थार के मरुस्थल की क्या बनाती है, पूर्वी सीमा बनाती है। कौन है, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। अब देखो, अब जैसे ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है तो इस 50
सेंटीमीटर वर्षा रेखा के समांतर क्या इधर अरावली है, यानी कहने का मतलब ये अरावली के समांतर क्या है गुजरती है, और ये 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा किसके समांतर गुजरती है, रेड क्लिफ रेखा के समांतर गुजरती है। तो मैं ये लिख सकता हूं अरावली के समांतर गुजरती है, अरावली के समांतर, अरावली के समांतर गुजरती है, अरावली के समांतर क्या है गुजरती है कौन सी वर्षा रेखा, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। अब देखो ये रेड क्लिफ रेखा के समांतर गुजरती थी, इसलिए भारत और पाकिस्तान क्या हो गए, अलग हो गए, राजस्थान और पाकिस्तान अलग हो गए। अब ये अरावली के समांतर गुजरती है और ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा क्या करती है, इस पूरे राजस्थान को 2 भागों में बांट देती है, यानी संपूर्ण, मैं मरुस्थल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं संपूर्ण राजस्थान की बात कर रहा हूं। संपूर्ण राजस्थान को 2 भागों में बांटती है कौन सी वर्षा रेखा, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा 2 भागों में विभाजित करती है या फिर क्या बांटती है। 2 भाग कौन कौन से हो जाएंगे, इस 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के इधर वाला हिस्सा तो क्या कहलाएगा पश्चिमी राजस्थान, और ये क्या कहलाएगा आपका पूर्वी राजस्थान, यानी एक तो हो गया आपके पश्चिमी राजस्थान और एक क्या हो गया आपका पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान। यानी 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा ने क्या काम किया, राजस्थान के 2 टुकड़े कर दिए, यानी 2 भागों में बांट दिया। एक तो पश्चिमी रेगिस्तान हो गया ये इधर वाला, और ये इधर वाला क्या हो गया पूर्वी राजस्थान। अब पश्चिमी रेगिस्तान में क्या होता है, ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, तो कहने का मतलब इधर जो वर्षा होगी वो कितनी होगी, 50 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर से क्या होगी कम होगी, यानी अपने लिख सकते हैं यहां पर जो वर्षा है वो कितनी होती है 50 सेंटीमीटर वर्षा से कम, 50 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा कहां होती है, आपके पश्चिमी राजस्थान में होती है। पूर्वी राजस्थान की यदि मैं बात करना चाहूं तो पूर्वी राजस्थान ये इधर वाली साइड हो जाएगी और इधर क्या होगी 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी, यानी अपने बोल सकते हैं 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। ये अपने किसके बारे में पढ़ा है, अपने पढ़ा है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के बारे में। एक बार अपने दोबारा देखते हैं, थार के मरुस्थल को कितने भागों में बांटा, अपने 2 भागों में, कौन कौन से, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। किसने बांटा, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। इस वर्षा रेखा ने ये कहा कि जो आपका शुष्क मरुस्थल है उसके अंदर जो वर्षा है वो कितनी है, 0 से 25 सेंटीमीटर है, और अर्ध शुष्क मरुस्थल के अंदर आपकी वर्षा कितनी है, 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा है। अब बात की थी अपने 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा की, तो 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है वो जैसलमेर जिले से गुजरती है और थार के मरुस्थल की कौन सी सीमा बनाती है, पश्चिमी सीमा बनाती है। फिर अपने बात की ये जो 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है वो किसके समांतर गुजरती है, रेड क्लिफ रेखा के समांतर गुजरती है। रेड क्लिफ रेखा के समांतर गुजरती है, इसका मतलब ये 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है भारत और पाकिस्तान या राजस्थान और पाकिस्तान को क्या करती है, अलग करती है। फिर अपने पढ़ा है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के बारे में। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा ये थार के पश्चिमी सीमा बनाती है, तो ये कौन सी सीमा बनाती है, पूर्वी सीमा बनाती है। ये रेड क्लिफ रेखा के समांतर गुजरती है, तो ये अरावली के समांतर गुजरती है। ये जो आपका है भारत और पाकिस्तान को अलग करती है, ये संपूर्ण राजस्थान को, न कि मरुस्थल की बात कर रहा हूं मैं, राजस्थान की बात कर रहा हूं, 2 हिस्सों में बांट देती है। एक तो होता है आपके पश्चिमी रेगिस्तान और एक होता है आपका पूर्वी रेगिस्तान। पूर्वी रेगिस्तान, पश्चिमी रेगिस्तान यानी इधर वाली साइड, यानी 50 सेंटीमीटर से इधर, कहने का मतलब यहाँ पर जो वर्षा होगी वो 50 सेंटीमीटर से कम होती है, और पूर्वी राजस्थान यानी इधर वाली साइड के अंदर जो वर्षा होती है वो 50 सेंटीमीटर से क्या होती है, अधिक होती है। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने।
अब जो आपका शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल था, उनमें से हमने एक एक को उठाएंगे और अपने बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी, शुष्क मरुस्थल की। शुष्क मरुस्थल, अब देखो मैं शुष्क मरुस्थल को अलग से ले लेता हूं। जैसे मान लो ये अपना क्या हो गया, शुष्क मरुस्थल हो गया। अब इस शुष्क मरुस्थल को मैंने कितने हिस्सों में बांट दिया, 2 हिस्सों में बांट दिया। कितने हिस्सों में बांट दिया, 2 हिस्सों में बांट दिया। जिसमें एक का नाम तो क्या दे दिया मैंने, बालुका स्तूप युक्त, और एक दे दिया बालुका स्तूप मुक्त। बालुका स्तूप युक्त क्या है, बालुका का मतलब होता है रेत, युक्त का मतलब जहां रेत ही रेत हो। तो रेगिस्तान की बात कर रहे हैं, अपने थार के मरुस्थल की बात करें तो थार के मरुस्थल में ज्यादातर क्या है, रेत है। कहने का मतलब ज्यादा क्या है, मरुस्थल बालुका स्तूप युक्त है, मतलब रेत ही रेत है। कितना है, 58.50% है। कितना, 58.50%। और बालुका स्तूप मुक्त कहने का मतलब वहां पर रेत नहीं है, यानी कैसा है वहां पर, या पथरीला है। कैसा है, पथरीला है या फिर चट्टानी क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, चट्टानी क्षेत्र है। पथरीला या चट्टानी क्षेत्र होता है, जिसे अपने बोल सकते हैं हमादा। पथरीला या चट्टानी क्षेत्र को बोलते हैं अपने हमादा। यानी कहने का मतलब जैसे आप बात करना चाहो तो जैसलमेर है, जैसलमेर जो दुर्ग है वो किसी न किसी क्या बना हुआ है, पहाड़ी पर बना हुआ है। क्या बना हुआ है, पहाड़ी पर बना हुआ है। उसी प्रकार अपने बात करते हैं जोधपुर दुर्ग, तो जोधपुर दुर्ग भी किस पर बना हुआ है, पहाड़ी पर बना हुआ है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर कुछ एक हिस्सा है जहां पर पथरीला या चट्टानी क्षेत्र देखने को अपने को मिलता है, इसलिए अपने ये बोलते हैं बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र है। अब तो बालुका जो स्तूप युक्त क्षेत्र है, इसको बोलते हैं अपने महान मरुस्थल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, महान मरुस्थल भी बोल देते हैं। तो अपने लिखेंगे क्या है, शुष्क मरुस्थल है, इसके अपने कितने हिस्से कर दिए, 2 हिस्से कर दिए। जिसमें एक का तो नाम क्या दे दिया आपने, बालुका स्तूप युक्त, बालुका स्तूप युक्त। और बालुका स्तूप युक्त कितना है, 58.50%। कितना, 58.50%। बालुका का मतलब होता है रेत के, बालुका स्तूप का मतलब होता है रेत के टीले, रेत के विशाल टीले, रेत के विशाल टीले। और टिल्ले को अपने क्या बोल सकते हैं, टिब्बे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टिल्ले को अपने क्या बोल सकते हैं, टिब्बे भी बोल सकते हैं। अब टिल्ले या टिब्बे होते क्या है, टिल्ले या टिब्बे क्या होते हैं, रेत के जहां क्या होती है, रेत होती है। और टिल्ले या टिब्बों को अपने साहित्यिक भाषा में बोल देते हैं दोरे। क्या बोल देते हैं, दोरे। ये दोरे है जो जैसलमेर में इनको कहा जाता है दरियन। क्या कहा जाता है, दरियन। जैसलमेर में कहा कहते हैं, जैसलमेर में इन्हें क्या कहा जाता है, दरियन कहा जाता है। रेत के जो विशाल टीले या टिब्बे होते हैं उन्हें साहित्यिक भाषा में क्या कहते हैं, दोरे कहते हैं। और दोरों को क्या कहा जाता है, जैसलमेर में दरियन कहा जाता है। बालुका स्तूप युक्त क्षेत्र कितना है, 58.50% है। और जिसे अपने क्या बोलते हैं, महान मरुस्थल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महान मरुस्थल की भी संज्ञा दी जाती है। फिर अपने पढ़ेंगे किसके बारे में, नंबर 2। और नंबर 2 आप क्या आ जाएगा, बालुका स्तूप मुक्त, बालुका स्तूप मुक्त। और बालुका स्तूप मुक्त की यदि मैं बात करता चाहूं तो कितना क्षेत्रफल हो जाएगा, ये 41.50% क्षेत्र हो जाएगा बालुका स्तूप मुक्त। कहने का मतलब यहाँ पर अपने को हमादा जैसा क्षेत्र देखने को मिलता है। और हमादा का मतलब क्या होता है, ऐसा क्षेत्र जहां पर अपने को क्या मिले, पथरीला इलाका मिले या कैसा इलाका मिले, चट्टानी जो इलाका मिलता है उसके अंदर अपने बात करते हैं, ये बालुका स्तूप मुक्त कहलाता है। अब अपने एक एक को उठाएंगे और एक एक के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यदि मैं बालुका स्तूप युक्त वाले की बात करता हूं तो बालुका स्तूप है वो 2 प्रकार से बनते हैं। बालुका स्तूप, बालुका स्तूप, बालुका स्तूप है वो कितने प्रकार से बनते हैं, 2 प्रकार से बनते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार बांटिए मैंने, पढ़ने की दृष्टि से अपने 2 प्रकार में बांटिए।
एक तो वो होते हैं जो पवन, पवन का मतलब होता है पवन, या फिर अपने बोल सकते हैं हवा के कारण जो विशाल रेत के टीले या टिब्बे बनते हैं, और एक होता है आपके कौन से, जो आपके आकृति के कारण बनते हैं। किसके कारण बनते हैं? आकृति के कारण जो रेत के विशाल टिल्ले बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं अपने, ये बालूका स्तूप का एक प्रकार है। तो पवन के हिसाब से अपने कितने पढ़ने हैं? 3, और आकृति के हिसाब से भी कितने पढ़ेंगे अपने? 3। पवन के हिसाब से 3 कौन कौन से? नंबर 1 की बात करना चाहूं तो आ जाएगा आपका अनुदैर्ध्य बालूका स्तूप। नंबर 2 की बात करता हूं तो आ जाएगा आपका अनुप्रस्थ बालूका स्तूप। और बालूका बहुत स्तूप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अपने इतने की बात करेंगे। और नंबर 3 की बात करना चाहूं तो आ जाएगा आपके बरखान या फिर बरछान, बरखान या फिर बरछान बालूका स्तूप आ जाएगा। फिर आकृति के हिसाब से यदि मैं बात करना चाहूं तो आकृति के हिसाब से एक तो आ जाएगा आपके कौन सा? पैराबोलिक बालूका स्तूप, पैराबोलिक बालूका स्तूप। एक आ जाएगा आपके सबरकाफिज, सबरकाफिज बालूका स्तूप। और एक आपके आ जाएगा क्या? तारा बालूका स्तूप। तारा यानी स्टार भी बोल सकते हैं अपन। तारे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टार बालूका स्तूप, स्टार बालूका स्तूप या तारा बालूका स्तूप। इन सब के बारे में अपने बालूका स्तूप ये इतने सारे हैं। इसके अलावा 2 और है, 2-3 और है, उनके बारे में भी अपने अलग से बात करेंगे। बालूका स्तूप का वो किन किन कारणों से बन सकते हैं? एक तो पवन या हवा के कारण, और एक किसके कारण बनते हैं? आकृति के कारण। पवन या हवा के कारण कौन कौन से? अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ या बरखान या बरछान। आकृति के कारण कौन कौन से? पैराबोलिक, सबरकाफिज या तारा बालूका स्तूप। कौन से स्तूप है? तारा बालूका स्तूप। यदि आप वीडियो को आराम से पूरा शुरू से अंत तक देखते हो तो आपको भौतिक प्रदेश से संबंधित एक भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा जिससे आपने पढ़ा नहीं हो, और आपका प्रश्न है वो गलत होने की संभावना भी बिल्कुल कम रहेगी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपने एक एक जो बालूका स्तूप है उसके बारे में पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब अपने एक एक बालूका स्तूप के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले यदि मैं बात करना चाहूं तो सबसे पहले आपके क्या आ जाएगा? पवन या हवा के कारण में सबसे पहले अपने बात करता हूं मैं पवन या हवा के कारण बालूका स्तूप उनमें बात करता हूं तो नंबर एक के बाद बात करना चाहूं तो मैं आ जाएगा अनुदैर्ध्य बालूका स्तूप। अनुदैर्ध्य बालूका स्तूप अपने इसके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो अनुदैर्ध्य का मतलब क्या हो गया? हवा के समांतर, हवा के समांतर या हवा के अनुदिश, समांतर बोल दो या अनुदिश बनने वाले बालूका स्तूप। हवा के समांतर या हवा के अनुदिश बनने वाले बालूका स्तूप। कहने का मतलब हो गया जिस दिशा में, जैसे मान लो ये हवा है, इस दिशा में क्या चल रही है अपने? हवा चल रही है। इस दिशा में क्या चल रही है अपने? हवा चल रही है। ये होगी पवन या हवा। इस दिशा में जैसे मान लो हवा चल रही है, तो जैसे हवा चलेगी तो रेत के इस प्रकार क्या बनेंगे? टीले बनेंगे। किस प्रकार? इस प्रकार। ये हो जाएंगे आपके बालूका स्तूप। ये आपके क्या कहलाते हैं? अनुदैर्ध्य या बालूका स्तूप कहलाते हैं, जो हवा के समांतर यानी जैसे जैसे हवा चल रही है उसी दिशा में रेत के विशाल क्या बनते हैं? टिल्ले बनते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य बालूका स्तूप कहते हैं। नंबर 2 की बात करता हूं तो नंबर 2 आ जाएगा आपके अनुप्रस्थ बालूका स्तूप। कौन से आ जाएंगे? अनुप्रस्थ बालूका स्तूप।
अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। और अनुप्रस्थ बालू का स्तूप में यदि मैं बात करना चाहूं तो ये हवा के समांतर है, तो ये क्या होंगे, हवा के समांतर नहीं होंगे, समकोण होंगे। क्या होंगे, हवा के समकोण या लंबवत बनने वाले बालू रेत के विशाल टीले या बालू का स्तूप, बनने वाले बालू का स्तूप। कहने का मतलब जैसे हवा तो इसी दिशा में चल रही है आपके, ये हो गए आपके हवा बोल दो या क्या बोल सकते हैं इसको, अपने पवन बोल सकते हैं। हवा इस दिशा में चल रही है तो जो रेत के टीले वो इस प्रकार बनने चाहिए। लेकिन क्या है, जैसे मान लो इधर आपके पास में क्या है, कोई अवरोध आ गया, कोई रुकावट है आ गई है, तो जैसे ये हवा इसके साथ में क्या करेगी, टकराएगी, तो जो रेत है वो या तो इधर जाएगी या फिर क्या जाएगी, इधर जाएगी, और धीरे धीरे इसके सारे क्या रेत बढ़ेगी और धीरे धीरे क्या है, इस प्रकार की क्या बन जाती है, आकृति बन जाती है। किस प्रकार की, इस प्रकार की क्या बन जाती है, एक आकृति बन जाती है। कहने का मतलब जिस दिशा में हवा चल रही है उसके सामने, जैसे मान लो हवा ये चल रही है, सामने अवरोध आ गया, तो यहाँ पर जो बनेंगे रेत के जो विशाल टीले बनेंगे, यानी हवा के सामने बिल्कुल आधे, क्या बोल सकते हैं हम, अपने आधे जो बालू का स्तूप बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अपने अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं। फिर अपने ये तो हो गए अपने अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, और उसके बाद में अपने बात करते हैं बरछान की या बरखान की। बात करेंगे किसके, नंबर 3, और नंबर 3 पर क्या आएगा आपके, बरखान बोल दो या फिर बरछान बोल दो, बरखान या बरछान बालू का स्तूप। बरखान या बरछान जो बालू का स्तूप है, उनकी यदि मैं बात करना चाहूं तो जो इनकी ये अर्धचंद्राकार आकृति के होते हैं, यानी कि इनकी आकृति किसके समान बनती है, अर्धचंद्राकार आकृति के होते हैं। अर्धचंद्राकार आकृति के गतिशील विशाल टिल्ले होते हैं, गतिशील विशाल टिल्ले। जैसे कहने का मतलब यदि हवा की दिशा इस प्रकार है, हवा की दिशा इस प्रकार है, तो यहाँ पर अपने को एक आकृति देखने को मिलती है जो किसके समान होती है, अर्धचंद्राकार, यानी आधे जो चांद होता है उस चांद के आकार में अपने को देखने को मिलती है, अर्धचंद्राकार आकृति देखने को मिलती है, जिसे अपने क्या बोलते हैं, जिसे अपने बोलते हैं ये आपका बरखान या बरछान बालू का स्तूप होते हैं। जो ये बरखान या बरछान के जो आगे की ये जो भुजा होती है, इसे अपने क्या बोलते हैं, सींग कहते हैं। क्या कहते हैं, सींग कहते हैं। और यदि आपसे पूछ ले इसका विस्तार, तो मुख्य रूप से इसका विस्तार देखें तो वैसे तो ये अपने को शेखावटी क्षेत्र के अंदर देखने को मिलते हैं। उसके अलावा भी यदि आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो विस्तार के अंदर। एक तो आपका जैसे हो गया बालेरी, और बालेरी कहां पर पड़ता है, आपके चूरू है, यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है। सरदार शहर में भी अपने को देखने को मिलते हैं। उसके अलावा यदि आपसे पूछे तो आप बता सकते हो बालोतरा। बालोतरा कहां पर पड़ता है, आपके बालोतरा पड़ता है बाड़मेर में। इस क्षेत्र में भी अपने को यहाँ पर देखने को ये मिलते हैं। और उसके अलावा यदि आपसे पूछ ले तो आप लिख सकते हो क्या, आपका जो सूरतगढ़ है, और सूरतगढ़ कहां पर पड़ता है, आपके गंगानगर है। इस क्षेत्र में भी अपने को देखने को मिल सकते हैं। कौन से बालू का स्तूप है, ये बरखान या बरछान बालू का स्तूप। सबसे इंपॉर्टेंट यदि इसके अंदर बात करना चाहूं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये है, जो आपका राजस्थान है उस राजस्थान में जो मरुस्थलीकरण है, यानी मरुस्थल का जो कारण है, मरुस्थलीकरण यानी मरुस्थल का कारण है, मरुस्थलीकरण का या मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है। यानी जो आपके राजस्थान के अंदर मरुस्थल का जो कारण है वो क्या है, बरखान या बरछान है, जिनके कारण ही राजस्थान में ज्यादातर क्या होता है, मरुस्थल होता है। इसी मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है। क्या है, उत्तरदायी है कौन, बरखान या बरछान जो बालू का स्तूप है। अब अपने ये तो पवन या हवा की बात कर दी थी। अब नंबर 2 अपने बात करते हैं किसके आधार पर, आकृति के कारण जो बालू का स्तूप बनते हैं उनके बारे में अपने बात करते हैं। और आकृति के अंदर सबसे पहले जो मैंने बताया था अपने बात करते हैं किसकी, पैराबोलिक
पैराबोलिक बालू का स्तूप, पैराबोलिक बालू का स्तूप, पैराबोलिक बालू का स्तूप। और पैराबोलिक बालू का स्तूप की यदि मैं बात करना चाहूं तो सबसे पहले अपने को इसमें ये पैराबोलिक बालू का स्तूप है जो अपने को संपूर्ण मरुस्थल में देखने को मिलता है। यानी कहने का मतलब जो राजस्थान के अंदर मरुस्थल है उस मरुस्थल के अंदर, पूरे मरुस्थल के अंदर अपने को ये वाले बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं। यानी अपने बोल सकते हैं संपूर्ण मरुस्थल में पाए जाते हैं, संपूर्ण मरुस्थल में पाए जाते हैं। संपूर्ण मरुस्थल में क्या है, ये आपके पैराबोलिक बालू का स्तूप है, पाए जाते हैं। और इनकी आकृति पूछ ले तो आप इसके बोल सकते हो, इनकी जो आकृति है वो किसके समान होती है, हेयर पिन के समान होती है। हेयर पिन के समान आकृति वाले पैराबोलिक बालू का स्तूप संपूर्ण मरुस्थल के अंदर पाए जाते हैं। और यदि आप इसको कहना चाहो तो अपने बोल सकते हैं जो आपका बरखान या अर्धचंद्राकार आकृति के जो बालू का स्तूप जो शेखावटी क्षेत्र या बालेरी चूरू सरदार शहर और जो सूरतगढ़ गंगानगर क्षेत्र बालोतरा बाड़मेर में अपने को देखने को मिलती है, उनके ठीक क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। यानी बरखान के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। बरखान के विपरीत आकृति के क्या होते हैं, ये पैराबोलिक बालू का स्तूप होते हैं जो संपूर्ण मरुस्थल के अंदर आपने को देखने को मिलते हैं। फिर यदि उसके बाद में यदि मैं बात करना चाहूं तो नंबर 2, और नंबर 2 में यदि मैं बात करना चाहूं तो कौन से आ जाएंगे आपके, तारा बालू का स्तूप। कौन से, तारा, तारा बोल दो या क्या बोल सकते हैं अपने, स्टार, तारा या स्टार बालू का स्तूप, स्टार बालू का स्तूप। मैंने आपको बताया था भाई एक होता है पथरीला मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है, पथरीला मरुस्थल। और पथरीले मरुस्थल को मैंने क्या कहा था, हमादा। पथरीले या चट्टानी जो मरुस्थल है उसे क्या कहते हैं अपने, हमादा। जो ये हमादा है उस हमादा के आसपास जो रेत इकट्ठा हो जाती है उसे क्या बोल देते हैं, तारा बालू का स्तूप। यानी अपने लिखना चाहे तो इसमें लिख सकते हैं क्या, हमादा के, हमादा मतलब पथरीला जो मरुस्थल है, पथरीला मरुस्थल है उसके चारों ओर रेत का इकट्ठा होना। यानी हमादा के चारों ओर, हमादा के चारों ओर रेत का इकट्ठा होना, चारों ओर रेत का इकट्ठा होना क्या कहलाता है आपका, तारा बालू का स्तूप कहलाता है या स्टार बालू का स्तूप कहलाता है। फिर यदि नंबर 3 की बात करना चाहूं तो नंबर 3 पर आपके आ जाएगा ये सबर काफिज बालू का स्तूप, सबर काफिज बालू का स्तूप। सबर काफिज बालू का स्तूप में यदि मैं बात करना चाहूं तो इनकी आकृति कैसी होती है, थोड़े छोटे आकार के होते हैं। जो मरुस्थल के अंदर छोटी छोटी झाड़ियां होती है, मरुस्थल के अंदर क्या होती है, जो छोटी छोटी झाड़ियां होती है, उन झाड़ियों के आसपास जो रेत इकट्ठा होती है उन्हें क्या कहते हैं, झाड़ियों के पास रेत का इकट्ठा होना क्या कहलाता है, सबर काफिज बालू का स्तूप का क्या उदाहरण है, झाड़ियों के पास रेत का इकट्ठा होना। ये जो अपने पढ़ा है अभी तक वो था आपका एक तो हवा या आकृति के कारण जो बनने वाले बालू का स्तूप। अन्य बालू का स्तूप के अंदर यदि आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एक होता आपका सीप बालू का स्तूप। कौन से, सीप बालू का स्तूप। सीप बालू का स्तूप क्या होता है, जो बरखान के सींग या जो भुजा है वो आगे की ओर बढ़ जाती है उन्हें क्या कहते हैं, सीप बालू का स्तूप। यानी बरखान की भुजा का आगे बढ़ना, बरखान की भुजा का आगे बढ़ना, सींग बालू का स्तूप, ये सीप बालू का स्तूप का क्या है उदाहरण है, बरखान की भुजा का आगे बढ़ना, का बढ़ना। और एक आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कौन से बालू का स्तूप है, नेटवर्क बालू का स्तूप। और नेटवर्क बालू का स्तूप के अंदर यदि आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नेटवर्क बालू का स्तूप है वो क्या होता है, क्रमागत, यानी एक के बाद एक जो बालू का स्तूप बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, नेटवर्क बालू का स्तूप कहते हैं। क्रमागत बनने वाले बालू का स्तूप, बालू का स्तूप। ये अपने जितने भी बालू का स्तूप थे उनके बारे में अपने डिटेल से बात कर ली है, चाहे वो आपके हवा के कारण बने या आकृति के कारण बने। अब इसके अंदर 2-3 इंपॉर्टेंट बातें वो आप लिख सकते हो, क्या, सभी प्रकार के बालू का स्तूप, सभी प्रकार के बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं, तो आपका उत्तर आएगा जो राजस्थान का मरु केंद्र है, प्रवेश द्वार है जिसे सिंह द्वार भी कहते हैं, या मरुस्थल का हब बोल सकते हैं, या अपने बोल सकते हैं मयूर ध्वज की जिसे संज्ञा दी जाती है। यानी अपना जिला कौन सा, जोधपुर है, उसके अंदर सभी जितने भी अपने अभी बात की है बालू का स्तूपों की, चाहे
वो हवा के कारण बन रहे हैं चाहे आकृति के कारण बन रहे हैं, सारे के सारे कहां पर पाए जाते हैं? जोधपुर में देखने को अपने को मिलते हैं। सर्वाधिक जो बालू का स्तूप है वो कौन सा है? सर्वाधिक बालू का स्तूप पाया जाता है वो है, उसका नाम है कौन सा? पैराबोलिक। अपने पढ़ा था कौन सा है? पैराबोलिक। पैराबोलिक पैराबोलिक बालू का स्तूप है जो संपूर्ण मरुस्थल में अपने को देखने को मिलता है। और उसके अलावा यदि मैं बात करना चाहूं तो सबसे ज्यादा बालू का स्तूप कहां पाए जाते हैं? तो अपने लिख सकते हैं, इसका उत्तर क्या आएगा? जैसलमेर। यानी जैसलमेर जिला है जिसके अंदर सबसे ज्यादा बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं सभी प्रकार के। तो कहां पर है? जोधपुर में। सबसे ज्यादा जैसलमेर में। सर्वाधिक बालू का स्तूप कौन सा? पैराबोलिक। यहां पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? जैसलमेर हो जाएगा। अभी अपने बालू का स्तूप का जो अपने शुष्क मरुस्थल दो भागों में बांटा था, एक तो युक्त और एक क्या होता है? मुक्त। तो युक्त के बारे में जितनी भी अपने बातें थी सारी की सारी अपने अपने पढ़ ली है। और युक्त के अंदर ज्यादातर पैराबोलिक जो ये बालू का स्तूप है उन्हीं के बारे में चर्चा की जाती है। एक बार आप अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपने नेक्स्ट बात करते हैं बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र की। स्क्रीनशॉट ले